हेलो एवरीवन। अब यार लास्ट के 6 महीने बचे हुए आपके नीट 2025 से पहले, तो यार आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट 700 प्लस की क्या रोड मैप होनी चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए, कैसे आप अपने प्रिपरेशन को अभी आपको एसेस करना है, एनालाइज करना है और फाइनली एक ऐसा प्लान बना के स्टडी करनी है जिससे आप एक डायरेक्शन को फॉलो करोगे, एक जो है फोकस स्टडी, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करके आप जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स उठा सकते हो। तो हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब, नीट 2020 ऑल इंडिया रैंक 1। आज के वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेरा पॉइंट है स्टॉप स्टडिंग। अब यार आप कहोगे कि पढ़ाई रोक करके हमारी पढ़ाई कैसे हो सकती है, तो सिंपल बात है यार, मैं आपको कहता हूं कि ये जो है पहले आप जो है आप जैसे भी पढ़ रहे हो एक बार उसको रोको, एक बार एक स्टेप बैक लो और एक बार जो है एनालिसिस मोड पे आओ। पहले एसेस करो खुद के प्रिपरेशन को कि यार आप जिस लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके कौन से चैप्टर्स हो गए हैं, आपकी तैयारी किस लेवल तक अभी पहुंच चुकी है, आपके कौन से बैकलॉग है। तो पहला आधा घंटा हम लगाएंगे असेसमेंट में। क्या असेस करना है आगे बताऊंगा, कैसे असेस करना है वो भी बताऊंगा। फिर एनालाइज करो कि एग्जाम की नीड्स क्या है। अब यार देखो, मैं हमेशा आपको एक चीज बताता हूं कि टॉपर वो नहीं होता जो ना जिसको सब चीजें आ रही होती है, जिसका फिजिक्स भी बहुत स्ट्रांग है, केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, बायो भी बहुत स्ट्रांग है, कोई क्वेश्चन है वो कर लेगा। नहीं, टॉपर वो होता है जिसको एंड तक जाते हुए ये पता होता है कि उसे क्या पढ़ना है, उसे क्या छोड़ना है। क्योंकि यार सिलेबस हमारा बहुत वास्ट है, जरूरी नहीं कि हमें एक एक चीज, एक एक डिटेल जो है एग्जैक्टली याद रहेगी या एग्जैक्टली हम उस लेवल तक उसे सॉल्व कर पाएंगे। बट हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि लास्ट तक आपको ये फिगर आउट हो जाए कहां पे आपको फोकस करना है, कहां पे ज्यादा एफर्ट्स करने हैं, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है आपको। ठीक है, चलो यार, तो एनालाइज करना मैं अभी सिखाऊंगा। क्या एनालाइज करोगे, कैसे करोगे। 1-1.5 घंटे आपके इसमें जाएंगे। फिर आप एक प्लान बनाओगे कि आपको क्या पढ़ना है, कौन से रिसोर्सेज यूज करने हैं, कितना टाइम किसको देना है, कितना टाइम बैकलॉग, कितना टाइम रिवीजन, कितनी बार रिवीजन, सारी चीजें बताऊंगा। और फिर आप जो है अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर लो। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें 2 से 3 घंटा या मैक्स 4 घंटे लगेंगे, लेकिन ट्रस्ट मी ये पूरे आपके प्रिपरेशन जर्नी का टर्निंग पॉइंट होगा अगर आप ये डिलीजेंटली बैठ के ढंग से ये 4 घंटे या 3 से 4 घंटे लगाकर आप जो है इसको रेडी कर लेते हो। तो यार मैं पहले स्टेप पे आता हूं, एसएस, कि यार एसेस क्या करना है। तो एसेस करना सिंपल है यार, आप जो आपके चैप्टर्स की लिस्ट है, जो आपका सिलेबस, उसको निकालो। उसके अंदर आप उन चैप्टर्स को डबल टिक करो जो आपने एक बार पढ़ रखा है, प्लस आपने 1 या 2 बार एटलीस्ट उसकी रिवीजन कर रखी है, या फिर उसके मॉक टेस्ट दे रखे हैं जिसमें आपके अच्छे नंबर आ रखे हो। ठीक है, तो उन चैप्टर्स पे डबल टिक लगाओ जहां पे आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ ये चैप्टर तो मुझे आता है। मतलब अगर इस हफ्ते मेरा टेस्ट हो, इस वीकेंड मेरा टेस्ट हो, तो मैं 1 या 2 दिन भी अगर इस चैप्टर को दे दूं, इन चैप्टर्स को पढ़ लूं, अगर मैं 3-4 घंटे 6 घंटे एक चैप्टर को देता हूं, तो एक रिवीजन के बाद भी मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं। तो ये एक्सट्रीमली जिस पर आप कॉन्फिडेंट हो, डबल टिक उन चैप्टर्स पे लगा दो, सिंगल टिक उन चैप्टर पे लगाओ जहां पर आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो, लेकिन आपने एक बार कर रखा है, क्लास में पढ़ रखा है, लेकिन आपको पता है कि जैसे इस चैप्टर के क्वेश्चन आते हैं आपसे सॉल्व नहीं होते। आपने पढ़ रखा है लेकिन 1 बार या 2 बार ही पढ़ रखा है। ठीक है, तो उसमें सिंगल टिक लगाओ, और जो बिल्कुल ही बैकलॉग है उस पर कोई भी टिक मत लगाना। अब आते हैं हम एनालिस्ट वाले पार्ट पे। एनालिस्ट वाले पार्ट पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस बता दूं आपको। लास्ट ईयर जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, जब मैंने उनसे बात की तो मेरे को ये पता लगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट की यही दिक्कत आई कि वो लास्ट तक या तो फॉर्मूला भूल गए या फिर कॉन्सेप्ट वहां जाके भूल गए। एग्जाम में उनको ये याद नहीं आ रहा था कि फॉर्मूले यहाँ पे एग्जैक्टली कौन सा बैठने वाला था, या फिर यहाँ पर एनसीईआरटी का कौन सा पॉइंट था, एनसीईआरटी की क्या कंटेंट थी। इनइफेक्टिव इरेगुलर रिवीजन की वजह से इसकी वजह से उनके माइंड में ब्लैंक बन गया। सो साइंटिफिकली स्पीकिंग इसका एक ही तरीका है, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना होता है, और इसके लिए बहुत अमेजिंग रिसोर्स है यार, फ्लैश कार्ड। तो ये अगर आप देखोगे मेरे हाथ में ये फ्लैश कार्ड्स है, फिजिक्स के और बायोलॉजी के मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, इसके अलावा केमिस्ट्री का भी दिखाता हूं। तो जैसे कि आप देख सकते हो केमिस्ट्री का भी है, बायो का भी, बायो 11th और बायो 12th की 2 अलग अलग है। तो बेसिकली ये जो फ्लैश कार्ड्स होते हैं बहुत अमेजिंग तरीका है। बेसिकली होता ये कि यार ये 1 या 2 पेज के अंदर आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें समराइज्ड होते हैं। काफी कलरफुल और अमेजिंग फ्लैश कार्ड्स है, बिल्कुल एनसीईआरटी ओरिएंटेड इसमें कंटेंट है, बिल्कुल कलरफुल डायग्राम्स है, वेल लेबल्ड डायग्राम्स, एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट फॉर्मूले, सारी चीजें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इक्वेशंस हो गई, सब इसमें कवर्ड होता है। इसी के साथ यार थोड़े बड़े साइज के भी फ्लैश कार्ड्स इसके अंदर ही आते हैं। तो आप अगर देख सकते हैं 1 या 2 पेज के अंदर सारे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के पॉइंट्स, यानी कि जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की चीजें आप जो भूल सकते हो, आपको क्विक समरी दे देगा। जैसे अगर आप देखोगे ऑर्गेनिक की एक बुकलेट भी है, तो ऐसे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की बुकलेट वगैरह भी जो है आती है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सारे इंपॉर्टेंट जो है ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शंस हो गए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हो गए, आई इफेक्ट, एम इफेक्ट, सारी चीजें इसमें जो है ढंग से समराइज्ड है। जब एग्जाम पास आता है, इतनी सारी किताबें, क्या पढ़े समझ नहीं आता, इंफॉर्मेशन ओवरलोड जैसा सिचुएशन हो जाता है, उस टाइम पे फ्लैश कार्ड आपको जो है बहुत हेल्प करेंगे। आपको छोटे से कंटेंट के अंदर पूरा का पूरा कंटेंट समराइज्ड होना, पूरा कंटेंट इनकॉर्पोरेट होना, आप बार बार
उसी सेम चीज को जब आप डेली जब आप पलट के देखते हो, हर ऑल्टरनेट डे पलट के देखते हो, तो आपको जो है बार बार रिविजन की वजह से याद हो रहा होता है। बेसिकली दो प्रूवन टेक्निक पे काम करती है, एक्टिव रिकॉल, स्पेस रिपीटेशन। क्या बेसिकली अगर आप देखोगे तो हर फ्लैश कार्ड पे ही जब आप देखोगे तो आपको खुद से वो प्रॉम्प्ट आएगा कि हाँ इस फ्लैश कार्ड पे तो ये लिखा हुआ था, या फिर इसका जो है कंटेंट स्टार्टिंग में ये, मतलब इसके बाद तो ये चीजें थी। तो जो है स्पेस्ड रिपीटेशन क्या होता है कि यार आप आज अपने पढ़ाई की, फिर आप एक दिन छोड़ के जब आप कल फिर से उसको देखते हो, जब आप मल्टीपल टाइम्स इस तरीके से स्पेस देकर के रिवाइज कर रहे होते हो, तो आपका जो कंटेंट याद हो रहा होता है। कलरफुल विजुअल्स आपके लिए मेमोरी के लिए बहुत एंगेजिंग होने वाला है और साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपको ज्यादा मदद करता है याद करने में, और ये मौका देता है आपको माइक्रो रिवीजन सेशंस के थ्रू पढ़ाई करने का। 15-20 मिनट्स के एक सेशन में आप पूरा का पूरा सारा कंटेंट जो रिवाइज कर सकते हैं। एक क्विक ग्लैंस आपको बहुत सारा कंटेंट रिवाइज करवा सकता है। इसको आपको इनकॉर्पोरेट करना है अपने डेली शेड्यूल में, अपने डेली स्टडिंग शेड्यूल में। सारी लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट करना मत भूलना, और यार आज ही जाकर के उसको बाय आप कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। सर अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, एनालाइज। कि यार आपको अब एनालाइज क्या करना है। तो देखो यार, एनालाइज सिंपल चीजें करनी है। जितने भी, मैं बहुत सारे इस पे वीडियोस अब आगे भी बनाने वाला हूं, जितने भी यार हाई वेटेज चैप्टर्स, अभी मैंने रिसेंटली यार एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सारे हाई वेटेज चैप्टर्स कवर किए थे। जितने भी हाई वेटेज चैप्टर्स, आपको सारे उनका लिस्ट आपके पास रेडी होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन से चैप्टर्स वेटेज वाइज सबसे ज्यादा है, जहां पे आपको कम मेहनत के अंदर या एक या दो चैप्टर करोगे बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो रहे होंगे, तो पहले हमेशा उनकी रिविजन करनी है। ठीक है, तो हाई वेटेज चैप्टर्स को एनालाइज करना है, उसमें से आपने कितने कंप्लीट कर लिए हैं। कि यार ये जो आपने बनाया था, पहले असेसमेंट किया था खुद के प्रिपरेशन का, कितने चैप्टर आपने किए। अब ये देखो कि हाई वेटेज में से आपने कितने चैप्टर्स ऑलरेडी कर रखे हैं। अगर आपने नहीं कर रखे हैं, इसमें से कोई पार्ट अगर आपका बैकलॉग में आता है, तो पहले उस बैकलॉग को जो है दूर करना है। देन हाई वेटेज चैप्टर के बाद आप आ जाओ हाई वेटेज टॉपिक्स पे। जैसे कि मैंने पिछला वीडियो फिजिक्स का बनाया था, दीज 25 to 30 क्वेश्चंस, जो मैं एक सीरीज बनाता हूं फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए, कि यार ये वाले क्वेश्चंस तो आपको करके ही जाने, ये वाले टॉपिक्स तो आपको ढंग से करके ही जाने हैं। तो हाई वेटेज टॉपिक्स की जो है आपको फिर एनालाइज करनी है। मैं बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा, उससे आप नोट डाउन कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे मैं ये सारा कंटेंट डाल दिया करूंगा। तो उसमें से आप एक लिस्ट बना लो कि ये हाई वेटेज चैप्टर है, ये हाई वेटेज कंटेंट है। प्रीवियस 5 इयर्स के पेपर को आप एनालाइज करो और खुद से निकालो कि यार ये वाला जो क्वेश्चन है ना बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब आप प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि यार ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो बार बार कहीं ना कहीं जो रिपीट हो रहे हैं। और एक लिस्ट आपको ये भी बनानी है कि कौन से चैप्टर्स हैं जो बहुत इजी हैं। चलो ठीक है, हाई वेटेज नहीं है, उसमें से एक या दो ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बट बहुत इजी चैप्टर यार। मतलब अगर मैं 1 घंटा 1.5 घंटा लगा दूं तो मेरा वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, पूरा रिविजन भी उसमें हो जाएगा। ज्यादा याद करने को नहीं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट इजी चैप्टर्स है। तो आपको पता होना चाहिए कौन से इजी चैप्टर्स, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं आपको टाइम का, अगर आप देखोगे तो टाइम के अकॉर्डिंग आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है। आपको कम टाइम लग रहा है और आप उसमें से पक्का क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, असेसमेंट हो गया आपके खुद के प्रिपरेशन का, एनालिसिस हो गया कि एग्जाम ओरिएंटेड आपको कौन सी स्टडी करनी है। फिर इन दोनों रिजल्ट्स को मिलाओ कि यार हाँ, इसमें से कौन कौन सी चीजें मैंने कर रखी है, कौन सी चीजें नहीं की है, कौन सी चीजों को मैं प्रायोरिटी बेसिस पे, कौन से बैकलॉग को मुझे दूर करना है। ठीक है, चलो अब आते हैं प्लान पे। प्लान यार सिंपल है, 600 प्लस पहले रीच करने की कोशिश करनी है, फिर 700 प्लस पे एम करना है। जिन स्टूडेंट्स 400 500 पर अटके हुए हैं उनके लिए पहले बता रहा हूं 600 प्लस के लिए क्या क्या चीजें हैं जो अगर आप कर ले जाते हो तो 600 प्लस तो आपके पक्का पक्का सिक्योर हो ही रहे हैं। देन आगे बढ़ेंगे 700 प्लस पे। तो पहले 600 तो सिक्योर कर लो। कैसे करोगे? जो मैंने अभी बताया, ऑल हाई वेटेज टॉपिक्स अगर आप करके जाते हो, ऑल पीवाईक्यू टॉपिक्स अगर आप करके जाते हो, जितने भी फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं सीरीज बनाता हूं, दिस 20 to 25 क्वेश्चंस विल कम इन नीट 2025, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, वो तीनों वीडियो आपको देखनी है। सारे पीवाईक्यू टॉपिक्स आपको देखने हैं, हाई वेटेज टॉपिक्स करना है, सारे इजी टॉपिक्स आपको कर लेना है, और हैंडबुक के थ्रू आपको रिवीजन करते रहना है। हैंडबुक यूज करो, चाहे फ्लैश कार्ड यूज करो, जो आपको क्विक समरी दे। एक चैप्टर को आपको 1 या 2 पेज के अंदर कंप्लीटली रिवाइज करवाता जाए। फिजिक्स के आपको जितने भी चैप्टर्स हैं वो आप जो है 1 या 2 पेज के अंदर, यानी कि 15-20 मिनट में आप एक चैप्टर पूरा रिवाइज कर पाओ। थ्योरी वाला पार्ट, फॉर्मूला वाला पार्ट, लेकिन जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसमें आपको ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अगर आप पीवाईक्यू ओरिएंटेड करते हो तो एक एक चैप्टर आपका 1-1.5 घंटे के अंदर कंप्लीट हो सकता है। तो ये सारे रिविजन के प्लान्स है। 600 प्लस स्कोर करना है, तो आपको अगर आप इतना भी कर लेते हो तो आप 600 प्लस आराम से सिक्योर कर सकते हो। अब आते हैं 700 प्लस। 700 प्लस सिक्योर करना ऑब्वियसली टफ है, बिकॉज इसका मतलब यह है कि आपके पूरे नीट के पेपर में सिर्फ 4 या 5 ही क्वेश्चंस गलत करने के जो है आपके पास मार्जिन है। ठीक है, तो यहां पर अगर आपको करना है तो देखो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। एक तो आपके पास कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, ऑल बैकलॉग्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो पहले तो ये कर लो,
पहले इतना कर लो, फिर इस पे मूव ऑन करेंगे, ठीक है। पहले ये कंप्लीट करेंगे, फिर इस पे आएंगे, जिसमें आपको पहला प्रायोरिटी आपको बैकलॉग कंप्लीट करने पे देना है। बैकलॉग कंप्लीट हो जाए तो आपको मल्टीपल टाइम्स आपके पूरे कंटेंट का आप जो है रिवाइज करो, रिवीजन आपका होना चाहिए। देन आप वीक सब्जेक्ट पे काम करो, क्योंकि डेफिनेटली यार हर स्टूडेंट का कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है जो उसका बाकी दो के कंपैरिजन में थोड़ा वीक होता है। मेरे लिए वो बायो था, बट किसी और के लिए, मोस्टली नीट के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स होता है। तो वो चीज आपको वीक सब्जेक्ट पे भी जो है काम करना है, वीक सब्जेक्ट को दूर करना है, उसकी वीकनेस को दूर करना है। देन आपको और क्या करना है, जितने भी रिसेंट जेई के पीवाईक्यूज हो रहे हो, एटलीस्ट लास्ट 2 इयर्स में जितने भी जेई के सेशंस हो, उसके जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं तो कह रहा हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आप वो भी सॉल्व कर लो। देख लेना, बहुत सारी चीजें वैसी होती है एनसीईआरटी के अंदर से छुपे हुए, जो कहीं ना कहीं असर्शन रीजन के फॉर्म में या कोई स्टेटमेंट के फॉर्म में जो है आ सकते हैं। खास करके अब जब ट्रेंड बढ़ गया है असर्शन रीजन क्वेश्चन का, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का, इवन इन फिजिक्स एंड इवन इन केमिस्ट्री, तो आपका एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस और जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस की जो है वैल्यू बढ़ जाती है, इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है बेसिकली, ठीक है। सो एनसीईआरटी आपको आनी चाहिए लाइन बाय लाइन, अब वो चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, ठीक है। अगर आपको 700 प्लस स्कोर करना है तो आपको तीनों की एनसीईआरटी बराबर लेवल पे आनी चाहिए। देन हाँ, डेफिनेटली उसमें भी कुछ चीजें होती है, जैसे मैं आपने मेरे वो वीडियोस देखे होंगे, हाउ टू स्टडी फिजिक्स एनसीईआरटी, हाउ टू स्टडी केमिस्ट्री एनसीईआरटी। तो आप जरूरी नहीं कि बायो के एनसीईआरटी की तरह फिजिक्स एनसीईआरटी के भी एक एक लाइन को जो है रट रहे हो, वो गलत अप्रोच है। उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि फिजिक्स एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी आपको कैसे पढ़नी है, ठीक है। देन एनसीईआरटी के सारे डायग्राम्स आने चाहिए, चार्ट्स आने चाहिए, एंड मॉक टेस्ट आपको देने हैं। तो ये सारे जो है रिक्वायरमेंट्स है अगर आपको 700 प्लस जो है स्कोर करना है। देन मैं नेक्स्ट पार्ट पे आता हूँ, रिसोर्सेज। तो यार रिसोर्सेज सिंपल है, एनसीईआरटी सब में कॉमन है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायो हो, ठीक है। एनसीईआरटी सबके लिए कॉमन होगी। बायो यार बहुत सिंपल है, एटलीस्ट आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी आनी चाहिए, सारे डायग्राम, सारे टेबल, सारे चार्ट्स, और प्लस एनसीईआरटी बेस्ड खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो, और आपको बाहर से कुछ खास करने की जरूरत नहीं, बिकॉज पेपर तो एनसीईआरटी से ही आता है, ठीक है। बायो में इतना कुछ नहीं है खास रिसोर्सेज का। हाँ, कोई मॉड्यूल अगर आपने समझने के लिए यूज कर रखा है, अगर आपके कोचिंग में आपको समझाया गया है मॉड्यूल्स के थ्रू, देन आप उस समझने वाले पार्ट के लिए उसको यूज कर सकते हो, बट उसको आपको याद नहीं रखना है, उसको बस समझने के लिए यूज करना है। जो एनसीईआरटी में अगर थोड़ा कम कंटेंट दो, आपको वो चीज समझ नहीं आ रही हो, तो आप समझने के लिए उसका यूज ले सकते हो। देन आते हैं फिजिक्स पे। एनसीईआरटी के एआर आपको आने चाहिए, जहां से भी एआर बन सकता है आपको पढ़ के समझ आ जाना चाहिए। वो फील कहीं ना कहीं धीरे धीरे आ जाता है, प्लस आपके टीचर्स भी आपको पढ़ाते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि एनसीईआरटी से कौन कौन से असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। एआर हो गए, डायग्राम्स हो गए, ग्राफ्स आने चाहिए आपको, ग्राफ से क्वेश्चन आ जाता है। देन इंटेक्स क्वेश्चन आना चाहिए, बैक एक्सरसाइजेस आप सॉल्व कर लो एक बार। हैंडबुक फॉर फॉर्मूले, पीवाईक्यू बेस्ड आप रिवीजन करो, एटलीस्ट आप इतना बेसिक कर लेते हो, देन आप फिर से वही 600 प्लस 650 प्लस तो पक्का आराम से लेकर ही आ रहे होगे, ठीक है। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक प्रॉपर बायो जैसा अप्रोच है, फुल एनसीईआरटी विद एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस। ऑर्गेनिक के अंदर क्या अप्रोच है यार, थोड़ा बहुत नोट्स का भी यहाँ पे रोल है यार, क्योंकि आपको यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बेसिक्स वाला पार्ट है, नॉमेनक्लेचर कैसे होगी, आइसोमेरिज्म कैसे काम करता है, ठीक है, फिर आपका जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, ये सब चीजें, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, सब आपको जो है ऑर्गेनिक के थ्रू मतलब आपको वहां पे नोट्स की जरूरत पड़ेगी, आपको वहां पे टीचिंग वीडियोस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। देन आते हैं फिजिकल पे, जस्ट लाइक फिजिक्स आपको हैंडबुक, पीवाईक्यू, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन अगर आप करके जा रहे हो, देन आप काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे होगे। ओके, स्टार्ट स्टडिंग वाले पार्ट पे आते हैं। सर सिंपल है, नो टाइम टेबल नीडेड। टाइम टेबल बनाओगे भी तो फॉलो नहीं कर पाओगे, कोई सेंस नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए पूरे दिन के अंदर कोचिंग का अगर आप 6 घंटे आपके जा रहे हैं तो सेल्फ स्टडी एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स होनी चाहिए। नहीं कोचिंग जाते हो 10 से 12 घंटे की टोटल स्टडी होनी चाहिए। हॉलीडे, अगर आप कोचिंग भी जा रहे हो लेकिन आपका उस दिन संडे है, हॉलीडे है, देन 10-12 घंटे पढ़ो। वेकेशन है, कुछ भी है, या कोचिंग नहीं जाते हो तो 10 से 12 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। यानी कि दो ही ऑप्शंस आपके पास, या तो 10-12 घंटे सेल्फ स्टडी करो, या फिर कोचिंग जा रहे हो तो 6 से 8 घंटे सेल्फ स्टडी करो, ठीक है। फिर स्प्लिट करो अपने टाइम को, स्टडी टाइम आपके पास जितना भी, उसको स्प्लिट करना आपको आना चाहिए कि यार कुछ टाइम तो मैं अलॉट करूंगा बैकलॉग को, कुछ टाइम मैं अलॉट करूंगा रिवीजन को, और कुछ टाइम मैं अलॉट करूंगा करंट सिलेबस को। तो ये आपका डिवीजन आपको आना चाहिए कि कितना टाइम करंट सिलेबस को दिया जाए कि करंट सिलेबस भी हो जाए, कितना टाइम रिवीजन को दूं कि रिवीजन भी थोड़ा होता रहे, और कितना टाइम बैकलॉग को दूं कि बैकलॉग भी कंप्लीट होता रहे। ये हमेशा हर स्टूडेंट जो अच्छा करता है, मैंने देखा है, वो इन 3 चीजों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेता है। मॉक टेस्ट के लिए आपको टाइम देना होगा जिस दिन आपका मॉक टेस्ट वाला डे होगा, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाए, तो मैं तो कह रहा हूं मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ। आपके कोचिंग में मॉक टेस्ट इतने नहीं हो रहे, आप खुद से मॉक टेस्ट दो, हर 3 दिन में मॉक टेस्ट दो, उसके बाद हर ऑल्टरनेट डे मॉक टेस्ट दो, और फिर जब एकदम लास्ट के महीने में, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं रोज मॉक टेस्ट देते हैं, बट मैं उतना रिकमेंड नहीं करूंगा। ऑल्टरनेट डे आप लास्ट महीने पे मॉक टेस्ट दे सकते हो, ठीक है।
ओके, 2-2 मंथ का मैंने डिवाइड किया, 6 मंथ को। ब्रॉड डिवीजन है, आप इस टाइप से अपने माइंड में लेके चल सकते हो कि हाँ, मेरे माइंड में कहीं ना कहीं है कि हाँ, अभी के जो इनिशियल 2 मंथ है मेरा फोकस थोड़ा बहुत बैकलॉग पे ज्यादा रहेगा, मैं थोड़ा ज्यादा टाइम बैकलॉग को अलॉट किया करूंगा या करूंगी, ठीक है। तो ये 2 महीने बैकलॉग को थोड़ा दे सकते हो, उसके अगले जो 2 महीने होंगे वहां पे कंप्लीट फोकस जो हमारा रहेगा रिवीजन पे रहेगा, ज्यादा से ज्यादा टाइम हमें रिवीजन को देना है। और लास्ट के जो 2 महीने होंगे वहां पे फोकस कंप्लीटली मॉक टेस्ट पे रहेगा, कंप्लीट फोकस एनालिसिस पे रहेगा, कहां से कौन सी एनसीईआरटी से असर्शन रीजन आ रहे हैं, फिजिक्स के कौन से पार्ट से एआर बन सकता है, केमिस्ट्री के कौन से पार्ट से क्वेश्चंस बन सकते हैं, एनसीईआरटी के कौन से पार्ट से छुपे हुए पार्ट से क्वेश्चन कहीं आ जाए तो हमारा वो भी सॉल्व होना चाहिए, कौन सा ग्राफ, कौन सा कर्व, कौन सा टेबल, कहां से क्वेश्चन बन सकता है, आपको सारी चीजें कवर होते रहनी चाहिए। वो सब आप मॉक टेस्ट जैसे जैसे देते जाओगे आपको पता लगता जाएगा। सो यार बेसिक प्लान तो यही था। बाकी मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा, मैं केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियो लाऊंगा बहुत जल्द। तो उस वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। ऐसे ही वीडियोस के साथ यार मैं मिलता रहूंगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए